तो वही अब बात करते हैं सब्जेक्ट एनालिसिस की, जो हम लोग शुरुआत में देखे थे भाई प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए थे उसकी। तो हमारे पास पॉलिटी हमने कवर कर लिया, इकोनॉमिक्स कवर किया, फिर ज्योग्राफी कवर किया, फिर हिस्ट्री कवर किया, आर्ट एंड कल्चर कवर किया, इन्वायरमेंट कवर किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर किया, है ना। उसके बाद पॉलिटी कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का है, फिर इकोनॉमिक्स का है, फिर हमारे पास हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को जो मिला के हमारे पास वेटेज है। उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पॉलिटी को हमने लास्ट के लिए सीखा था बिकॉज पॉलिटी थोड़ा सा आसान है, सब्जेक्ट वाइज बहुत डिवाइड कर सकते हैं। मेरे लिए बहुत आसान लगता है मेरे को तो, लेकिन ठीक है, हमारे पास तरीका देखना है तो पॉलिटी का देखेंगे। और पॉलिटी का जो हमारे पास हर साल कितने क्वेश्चन आए थे उसकी हम बात करें ट्रेंड की, तो यहाँ पे हमारे पास 2011 से लेकर 2022 तक हमारे पास एक देखने को मिला कि एवरेज में हमारे पास 10 से लेकर 11 क्वेश्चन हर साल देखने को मिले हैं, कभी 22 क्वेश्चन भी आए हैं। ओके, तो ये हमारे पास 20 से लेकर 22 मार्क्स का वेटेज रखता है यार, तो इसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ना ऑप्शन ही नहीं है यार। सो यहाँ पे भी हम सब्जेक्ट वाइज देखें, टॉपिक वाइज हमारे पास किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। सर जो क्वेश्चंस आए हैं वो पार्लियामेंट वाले से टॉपिक से आए हैं भाई, पार्लियामेंट से, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद हमारे पास सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके बाद तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट से आए हैं और लोकल एरिया बॉडीज से आए हैं। तो ये हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो हम देख रहे हैं। उसका जो छोटे टॉपिक्स हैं उसको हम अलग से एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे जो क्वेश्चन आए हैं वो सबसे पहले कवर करेंगे, जो पार्लियामेंट से जो हर साल 5 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम पहले तो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट से। तो पार्लियामेंट जो हमारे पास टॉपिक है उससे टोटल 38 क्वेश्चन आए हैं। सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक है, जिसने पार्लियामेंट अवॉइड किया उस भूल जाओ भाई, प्रीलिम्स में अपना बहुत बड़ा नुकसान करने के रेडी रहो। सो पार्लियामेंट की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 81 है, विथ रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। हमसे क्या पूछा गया है भाई, लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर के बारे में पूछा गया है। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 2022 में आया था। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करनी है। एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such date as the speaker may fix। जो स्पीकर फिक्स करेगा उस डेट पे हमारे पास डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होगा। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है भाई? बिल्कुल सही बात है। ओके, और जो स्पीकर का जो इलेक्शन होगा ना, स्पीकर का जो इलेक्शन है उसका डेट को कौन फिक्स करेगा? प्रेसिडेंट, है ना। There is a mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party। ना भाई ऐसा कोई भी हमारे पास प्रोविज़न नहीं है कि जो डेप्यूटी स्पीकर होगा, है ना, वो रूलिंग पार्टी का होगा या फिर अपोजिशन पार्टी का होगा। एक जनरली कन्वेंशन होता है कि जो डेप्यूटी स्पीकर होता है उसको अपोजिशन पार्टी से, है ना, ये कन्वेंशन है कि जो डेप्यूटी स्पीकर होता है ना को पोजीशन पार्टी से इसको क्या किया जाता है, लिया जाता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, ये मैंडेटरी प्रोविजन बोला गलत है भाई। स्टेटमेंट नंबर 3 है, द डेप्यूटी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। गलत है भाई, आर्टिकल 61 बोलता है, सॉरी बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है भाई। अगर एब्सेंस ऑफ द स्पीकर है तो हमारे पास जो डेप्यूटी स्पीकर होगा सेम पावर होगा, है ना, एंड सेम उसका पास जो अपील है इसके रूलिंग्स के हिसाब आप नहीं दे सकते हाउस में, है ना। और क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 4 है, द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड डेप्यूटी सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? यहाँ पे ऐसा कोई भी हमारे पास प्रोविज़न नहीं है भाई, पार्लियामेंट्री कोई भी ऐसा पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस नहीं है कि जो कि वेल एस्टेब्लाइज हो, जिसमें हमारे पास अपॉइंटमेंट जो होगा उसको स्पीकर बोलेगा, उसको सेकेंडरी उसको अप्रूव कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। ऐसा कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है। तो आपको हमेशा ये जो मैंडेटरी शब्द हैं, वेल एस्टेब्लाइज शब्द हैं, इन सब चीज़ों से आपको क्या रखना है, अवेयर रखना है कि बिकॉज दिस आर एक्सट्रीम वर्ड्स, है ना, ये हमेशा गलत होने के चांसेस होते हैं। सो यहाँ पे ये गलत ही हैं भाई, ठीक है। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3, आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या होगा भाई? आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से एक्सक्लूसिव पावर हैं लोकसभा के,
2022 में क्वेश्चन आया था, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी का डिक्लेरेशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा डिसाइड करता है? नो भाई, यहाँ पे दोनों हाउस होते हैं, बोथ दी हाउस, है ना। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिल्कुल सही बात है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको इनिशिएट किया जाता है और पास किया जाता है। इट कैन ओनली बी इनिशिएटेड, है ना, एंड पास्ड बाय द लोकसभा, ये एक्सक्लूसिव पावर है इसका। सो सेकंड इज करेक्ट। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो, एज पर द आर्टिकल 61 जो कि इम्पीचमेंट के साथ डील करता है प्रेसिडेंट के, है ना, इसमें ये बोलता है कि दोनों हाउस अगर रेजोल्यूशन पास करते हैं विद 2/3 ऑफ द मेजोरिटी देन इट विल इम्पीच, ठीक है। सो हमारे पास करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 83 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी 2022 में आया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लैरिफाई द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई करता है क्या इन लोगों को? हाँ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई करता है क्या? नो। यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्ड मेंशन है, यहाँ पे क्लासीफाई नहीं किया गया है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड मेंशन है, इसको क्या नाम देते हैं हम? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी क्लासिफिकेशन देखने को नहीं मिलता यार। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। The total number of ministers in the union government including the prime minister shall not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha। कि ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है भाई। हमारे पास जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ना, उनके जो अमाउंट होना चाहिए वो मोर देन 15% नहीं हो सकता। टोटल जो मेंबर्स हैं लोकसभा के, दैट इज़ 545, उसका हमारे पास ये 15% कितना होता है? लगभग 80 होता है। तो 80 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो सकते भाई। ओके, सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 84 है, इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पस ऑफ एन एडजॉर्नमेंट मोशन इज। 2012 के अंदर आया था भाई, एडजॉर्नमेंट मोशन का पर्पस पूछा है, पर्पस ऑफ एन एडजॉर्नमेंट मोशन। तो जो एडजॉर्नमेंट मोशन होता है, टू ऑलो अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनाइट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है। कोई भी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है तो उसके लिए हमारे पास एडजॉर्नमेंट मोशन लागू किया जाता है। सपोज करो भाई पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला कर दिया, है ना, और पता चल रहा है अभी कोई सेशन हो रहा है, तो वो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए एक मैटर है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? एडजॉर्नमेंट मोशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ और भी हैं, जैसे कि हमारे पास स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन पे हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आवर पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो जो क्वेश्चन आवर है वो तो सबको पता होना चाहिए। फर्स्ट आवर द पार्लियामेंट्री सिटिंग इज क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर किसको बोलते हैं? फर्स्ट आवर इज ऑफ द पार्लियामेंट्री सिटिंग इज क्वेश्चन आवर। 0 आवर क्या को बोलते हैं? सेकंड आवर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिटिंग इज कॉल्ड 0 आवर, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो स्टार्ट क्वेश्चन होता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन है। बस बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं ना, स्टार्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे पास, है ना, ओरल आंसर की जरूरत पड़ती है स्टार्ट क्वेश्चन में, एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है। यहाँ पे ओरल आंसर्स दिया जाता है एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जा सकता है। ये हो गया स्टार्ट क्वेश्चन। एक होते हैं अनस्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है। अनस्टार्ट क्वेश्चन में हमारे पास रिटन आंसर चाहिए होता है, ठीक है, एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड, ठीक है। तो आप समझना, स्टार्ट क्वेश्चन जो है इसमें स्टार लगा दिया, मतलब इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं कोई फॉर्म फिल करते हैं उसमें एक स्टार रहता है, मतलब ये जरूरी है। बस उसी प्रकार का यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चन जरूरी है, तो उसके लिए आंसर वहीं पे दो यार। लिखित आंसर किसी से पूछ पाछ के लिख सकते हो, बट स्टार्ट आंसर ओरल आंसर देना पड़ता है वहीं पे, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। और जब ओरल आंसर आप दे रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट भी हमको याद रखना है। और एक होता है हमारे पास शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमारे पास ओरल आंसर दिया जाता है ना, एंड उसमें लेकिन शॉर्ट नोटिस दिया जाता है लेस देन 10 डेज। 10 दिन का नोटिस दिया, कम से कम 10 दिन का शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में, है ना, कम से कम 10 दिन का यहाँ पे हमारे पास नोटिस देना चाहिए, एंड हमारे पास इसमें ओरल आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस किया यार। सो क्वेश्चन नंबर 85 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2012 में ये क्वेश्चन आया था। यूनियन टेरिटरी आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा।
गलत बात है यार, यूनियन टेरिटरीज भी यहाँ पे राज्यसभा में अंदर रिप्रेजेंटेड की जाती है ना। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी आर रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। दिस इज इनकरेक्ट। इट इज़ विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट। तो जो इलेक्शन डिस्प्यूट है उसको कौन देखता है भाई? उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा ओनली। नो, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट भी आता है भाई। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, नन। क्वेश्चन नंबर 86 है, रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है? लोकसभा स्पीकर के ऑफिस की बात करनी है। 2012 में क्वेश्चन आया था यार, जो लोकसभा स्पीकर का जो ऑफिस है, देखो भाई डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में पूछ चुका है, स्पीकर ऑफ द क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको एक समझना है यार, एक ट्रेंड है कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी हमको हमेशा याद रखना है। सदाबहार कैटेगरी में आते हैं, सदाबहार क्वेश्चन के कैटेगरीज में आते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो जो ऑफिस ऑफ द स्पीकर है लोकसभा का, ही और सी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या ये हमेशा जो प्लेजर है प्रेसिडेंट के अंदर, उसके अंदर ऑफिस होल्ड करते हैं? नो। जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं ना यार, है ना, वो रिमेन इन द ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा, नॉट इन द प्लेजर, है ना। जब तक लोकसभा चलेगा तब तक जो स्पीकर का ऑफिस चलेगा। ओके, नॉट द प्लेजर, मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे नहीं निकाल सकते इसको। दिस इज इनकरेक्ट। He or she need not be a member of the house at the time of his or her election but has to become a member of the house within 6 months from the date of his or her election। ये भी गलत है भाई, बिकॉज यहाँ पे लोकसभा का जो स्पीकर है ना, वो जब लोकसभा बन रहा है तो इसको ये बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो लोकसभा का जो जब बनता है ना, उससे पहले लोकसभा के जो लोग हैं आपस में मिल क्या बनाते हैं? लोकसभा के स्पीकर को बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये जो कैटेगरी है ये प्राइम मिनिस्टर के लिए है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेंबर ना भी हो तब भी चल जाएगा। क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए है? बिल्कुल सही है, बट हमारे पास मिनिस्टर बनने के लिए लेकिन 6 महीने के अंदर उसको अपनी मेजोरिटीज प्रूव करनी पड़ेगी एंड मेंबर भी बनना पड़ेगा। सो ये इनकरेक्ट है भाई लोकसभा स्पीकर के लिए, क्योंकि लोकसभा बनने से पहले ही वो स्पीकर चूज कर लिया जाता है। If he or she intend to resign, the letter of his or her resignation has to be addressed to the deputy speaker। बिल्कुल सही बात है, जो स्पीकर हैं अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। तो हमको इस क्वेश्चन से क्या सीखना है भाई? कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो उसका ऑफिस का टेन्योर याद रखना है, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये याद रखना है, और वो रेजिग्नेशन दे रहा है तो किसको दे रहा है ये हमको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी इस चीज़ों पर ध्यान दे रही है, जिस चीज़ों पर ध्यान दे रही है उसी चीज़ को हमको याद रखना है। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी, 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर हैव बीन कन्फर्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2012 में क्वेश्चन आया था, राज्यसभा को ऐसे कौन से स्पेशल पावर दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा? टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ अ स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट। ठीक है, क्या नेम को और उसकी टेरिटरी को सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा चेंज कर सकता है? ना भाई, इसको तो पार्लियामेंट भी चेंज कर सकता है, जो मतलब लोकसभा भी चेंज कर सकता है। सो दिस इज नॉट द स्पेशल पावर। टू पास a resolution empowering the parliament to make laws in the state list and create one or more all India services। बिल्कुल सही बात है। ये आर्टिकल कौन सा है भाई? आर्टिकल 312 है, जहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है, लेकिन कब? जब राज्यसभा उसको वो पावर देगा तब। ठीक है, बिना राज्यसभा के बताए, बिना राज्यसभा के परमिशन के लोकसभा ऑल इंडिया सर्विस नहीं बना सकता, जिसमें हमारे पास 3 ऑल इंडिया सर्विस इंडिया के अंदर, IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सपोज करो अगर हमारे पास पार्लियामेंट को, मतलब जो लोकसभा है उसको अगर हमारे पास, ठीक है, अगर उसको हमारे पास इंडियन जुडिशरी सर्विस बनाना रहेगा, इंडियन जुडिशरी सर्विस जो कि बात चलती है, तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा भाई, किससे? राज्यसभा से, अंडर आर्टिकल 312। ठीक है, अगर स्टेट लिस्ट में मतलब अगर स्टेट लिस्ट के नियम, स्टेट लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट में अगर नियम बनाना है, लॉ बनाना है, तो उसमें हमारे पास आर्टिकल नंबर 249 आता है। बट अगर ऑल इंडिया सर्विस नया क्रिएट करना है तो आर्टिकल 312 आता है ना। टू अमेंड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड डिटरमाइन द पेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। देखो भाई, ये जो है प्रेसिडेंट का
जो प्रोसीजर है उसमें स्पेशल पावर नहीं है, दोनों का पावर वैसे डिवाइडेड है, ठीक है, बिना उसके भी हो सकता है कुछ चीज़ें। टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, नो, ये कोई स्पेशल पावर नहीं है। ओके, एक और हमारे पास है भाई स्पेशल पावर राज्यसभा का, 3 स्पेशल पावर है, आर्टिकल 249, आर्टिकल 312, आर्टिकल 249 देख लिया भाई। आर्टिकल 249 मतलब जो स्टेट लिस्ट में अगर नियम बनाना है तो राज्यसभा बोलेगा तभी बना सकते हो। एक है हमारे पास आर्टिकल 67 जिसमें बोलता है कि जो रेजोल्यूशन है वाइस प्रेसिडेंट का उसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आर्टिकल 67 बोलता है कि जो रेजोल्यूशन है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का, ठीक है, उसको हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे पास स्पेशल पावर दिया गया है किसको, राज्यसभा को, है ना। एक और है स्पेशल पावर, अगर हमारे पास नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करना है, ठीक है, तो उसको राज्यसभा अकेला भी अप्रूव कर सकता है अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो, ठीक है, लोग इसको ध्यान नहीं देते बट ये भी एक चीज़। क्वेश्चन नंबर 88 है डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ, ठीक है। तो जो डेडलॉक है भाई, डेडलॉक किसके किसके बीच में होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा के बीच में होता है। कब होगा, कब, जब ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के बीच में हमारे पास एक देखो भाई डेडलॉक को किस किस चीज़ों में हम जॉइंट सिटिंग नहीं कर सकते, वो हमको ध्यान देना है कि जॉइंट सिटिंग कहाँ पे नहीं हो सकता। तो मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकता। तो किस चीज़ में नहीं हो सकता वो हमको याद रखना है। तो किस चीज़ में हो सकता है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के केस में हमारे पास जॉइंट सिटिंग हो सकता है। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के केस में हमारे पास जॉइंट सिटिंग हो सकता है। जॉइंट सिटिंग के बारे में आर्टिकल 108 बात करता है। 108 ऑफ वाट, 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 89 है विच ऑफ दी विथ रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात सी करनी है, डिलिमिटेशन कमीशन की बात करनी है। 2012 में क्वेश्चन आया था यार, द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसका जो ऑर्डर है उसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है यार, इसका जो ऑर्डर होता है डिलिमिटेशन कमीशन का वो फाइनल होता है। When the order of the delimitation commission are laid before the Lok Sabha or the legislative assembly, they cannot affect any modification in the order। बिल्कुल सही बात है, अगर डिलिमिटेशन कमीशन का कोई भी ऑर्डर को हमने लोकसभा के या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के फ्लोर में रख दिया तो उसको मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते उसके अंदर। ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। 2011 में क्वेश्चन आया था यार, जब एनुअल बजट जो है ना, जब एनुअल बजट है वो हमारे पास जब लोकसभा के द्वारा पास नहीं होता, मतलब क्या है भाई, द बजट इज रेफर्स टू द लोकसभा, नो। द प्राइम मिनिस्टर सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या रेजिग्नेशन को सबमिट करता है भाई, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज उनके पास अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा, है ना, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहा। ओके, सो यहाँ पे इनको क्या करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को, है ना। रेजिग्नेशन ऑफ द सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 91 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट एंड अकाउंट एंड इंटरिम बजट। ठीक है, हमको वोट एंड अकाउंट की बात करनी है, इंटरिम बजट के बीच में डिफरेंस क्या है ये हमसे पूछा गया है। 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, द प्रोविजन ऑफ द वोट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय अ रेगुलर गवर्नमेंट व्हाइल एन इंटरिम बजट इज अ प्रोविजन यूज्ड बाय अ केयर टेकर गवर्नमेंट। क्या जो वोट एंड अकाउंट होता है उसको रेगुलर गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है और जो इंटरिम बजट है उसको केयर टेकर गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? गलत बात है, बिकॉज ओके तो कैसा क्या है, वोट एंड अकाउंट जो है वो रेगुलर गवर्नमेंट के समय देखने को मिलता है, फिर इंटरिम बजट जो है केयर टेकर गवर्नमेंट के समय इस्तेमाल किया जाता है। नो, है ना, जो इंटरिम बजट है वो जिस साल इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन ईयर में इंटरिम बजट पास होता है ना, तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट प्लस जो रेगुलर गवर्नमेंट है वो इसको इस्तेमाल करती है यार। वोट एंड अकाउंट मतलब एडिशनल जो एक्सपेंडिचर है यार, है ना, सपोज करो किसी आदमी को ज़्यादा खर्चे की जरूरत पड़ गई तो वो क्या करता है, वोट एंड अकाउंट को पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है इसको फंड लेने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, वोट एंड अकाउंट बोलते हैं। अब वोट एंड अकाउंट ओनली डील विद द एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट वाइल इंटरिम बजट इंक्लूड बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। बिल्कुल सही बात है, वोट एंड अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात करता है
ओनली एक्सपेंडिचर, बट जो इंटरिम बजट है उसमें एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों की बात होती है। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। हमसे क्या पूछा गया है, मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल की बात की जा रही है पब्लिक फाइनेंस के अंदर, है ना। पार्लियामेंट कैसे जो पब्लिक फाइनेंस है उसको कंट्रोल करता है, ये हमसे पूछा गया है। प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है ना। बजट के थ्रू जो कि आर्टिकल 112 के अंदर आता है, उसके थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं पार्लियामेंट के लोग। विड्रॉल ऑफ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल, बिल्कुल सही बात है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पास से हम जो पैसा निकाल सकते हैं तभी निकाल सकते हैं जब पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं। ये आर्टिकल 114 के अंदर बताया गया है। तो ये भी सही है यार। विद रिगार्ड टू द मेथड फॉर कंट्रोल ऑफ द फाइनेंस, प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट एंड वोट एंड अकाउंट, वोट एंड अकाउंट एंड सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो आर्टिकल 116 के अंदर बताया गया है। वोट एंड अकाउंट तो हमने बता दिया, जो एडिशनल एक्सपेंडिचर चाहिए होता है उसको हम वोट एंड अकाउंट के थ्रू, प्रोविजन ऑफ वोट एंड अकाउंट के थ्रू लाते हैं, है ना। और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री ग्रांट, तो ये भी हमारे पास एक मेथड है पार्लियामेंट्री कंट्रोल का पब्लिक फाइनेंस के ऊपर। अ पीरियोडिक और एटलीस्ट अ मिड ईयर रिव्यू ऑफ प्रोग्राम, मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर बाय अ पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस। नो भाई, ये जो है ना, ये ऐसा कोई भी प्रोविजन जो है बजट ऑफिस के अंदर देखने को नहीं मिलता जो कि पार्लियामेंट कंट्रोल करेगा, है ना। एक एस्टीमेट कमेटी है भाई जो कि रिव्यू करती है पॉलिसीज़ को, एंड और बहुत इंपॉर्टेंट भी है एस्टीमेट कमेटी। बार बार क्वेश्चन पूछा है, गवर्नमेंट ने एस्टीमेट कमेटी होता है जो कि बार बार रिव्यू करती है किसको, है ना, जो एक्सपेंडिचर है उसको। सो ये गलत है भाई हमारे पास। इंट्रोड्यूसिंग द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है। पार्लियामेंट में फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस करके हमारे पास फाइनेंस बिल इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनियन बजट, है ना। इंट्रोड्यूसिंग द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मेथड फॉर व्हाट, मेथड फॉर कंट्रोल ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 5, 1, 2, 3 एंड 5 आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2013 में ये क्वेश्चन आया था। द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है ऑन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट की बात करनी है। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, इट कंसिस्ट नॉट मोर देन 25 मेंबर ऑफ द लोकसभा। जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट होते हैं इसमें कितने मेंबर्स होते हैं भाई, ये गलत है, बिकॉज जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट होते हैं उसमें 22 मेंबर्स होते हैं हमारे पास। कितने मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं। ओके, सो जो अपने पास पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट होते हैं इसके अंदर 22 मेंबर्स होते हैं भाई, 25 मेंबर्स नहीं होते। एंड स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल ऑफ द गवर्नमेंट, क्या ये फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल को स्क्रूटनाइज करता है, बिल्कुल सही बात है भाई। पब्लिक अकाउंट समझ रहे हो ना, पब्लिक अकाउंट में हमारे पास अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट आते हैं जिसको ये स्क्रूटनाइज करता है, देख रेख करता है। एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द CAG ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। सपोज करो CAG ने कुछ हमारे पास रिपोर्ट दी कि हाँ यार यहाँ पे पैसा घोपला हुआ या फिर पैसा यहाँ पे ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसको एनालाइज कौन करेगा, इसको एनालाइज कौन करेगा, इसको एनालाइज कौन करेगा, इसको एनालाइज करेगा हमारे पास पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट या फिर कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट। ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, कट जाएगा B2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 94 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2013 में क्वेश्चन आया था भाई। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट ना, या कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, है ना। सो नॉट टू द पार्लियामेंट, इट इज़ इनकरेक्ट यार। जो हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, हाउस ऑफ द पीपल एंड नॉट द पार्लियामेंट। सो दिस इज इनकरेक्ट। यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, बिल्कुल सही बात है। जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। ये आर्टिकल हमारे पास 75 है भाई, 75 क्लॉज 2 में यही बोला गया है। द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, बिल्कुल सही बात है। प्राइम मिनिस्टर कोई भी चीज़ प्रपोज करना चाहता है पार्लियामेंट के अंदर तो उसको बताना पड़ेगा किसको भाई, प्रेसिडेंट को, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या डिस्कशन हुआ। ये हमारे पास आर्टिकल 78 है भाई। करेक्ट हो गया B फिर से, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 95 है, व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। 2013 में क्वेश्चन आया था, अगर मनी बिल को राज्यसभा ने अमेंड किया है
तो क्या होगा, लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। बिल्कुल सही बात है यार, बिकॉज मनी बिल के पावर में हमारे पास पूरा का पूरा पावर जो है लोकसभा के ऊपर दिया गया है। राज्यसभा जो है सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पावर है कि राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन बता सकता है ना। अब उसके ऊपर है लोकसभा के ऊपर कि उसको माने या ना माने। सो राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द मनी बिल। ओके, कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट दी मनी बिल। ओके, लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर। गलत बात है, लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन और रिकंसिडरेशन ना भाई ना। और यहाँ पे राज्यसभा जो है उसको अगर अपने पास रखना चाहे इस मनी बिल को, सो दे कैन कीप इट, है ना, दे कैन कीप इट फॉर मैक्सिमम ऑफ 14 डेज। उसके बाद अपने आप ये पास हो जाता है यार, हैं। एंड प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट और अप्रूव बट कैन नॉट रिटर्न इट टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। और मनी बिल के केस में और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में हमारे पास जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 96 है, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़। ये क्वेश्चन 2013 के अंदर आया था कि जो पार्लियामेंट है ना भाई, वो इंडिया किसी पार्ट के लिए नियम बना सकता है। कब? अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है तो बिना स्टेट के कंसेंट के बना सकता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की बात हो रही है तो ये कहाँ पे बताया गया है भाई, है ना, ये हमारे पास आर्टिकल 253 में बताया गया है कि हमारे पास जो अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को हमको फॉलो करना है तो बिना स्टेट के कंसिडरेशन के, बिना स्टेट के परमिशन के जो पार्लियामेंट है वो बना सकता है फॉर दी होल कंट्री नियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। बहुत बार आ चुका है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये 2014 में आया था। देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में नहीं मेंशन है भाई। बिल्कुल सही बात है ना। ये हमारे पास लोकसभा रूल्स के अंदर मेंशन है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, वो लोकसभा रूल्स के अंदर मेंशनड है। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। बिल्कुल सही बात है यार। जो हमारे पास लोकसभा का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो बच्चे को पता होना चाहिए, 2014 में आया था। लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट क्या है यार? लार्जेस्ट कमेटी ऑन द पार्लियामेंट इज व्हाट? लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज द कमिटी ऑफ ऑन एस्टिमेट्स। ओके, जिसमें हमारे पास कितने मेंबर्स होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं कमिटी ऑन एस्टिमेट्स में। सो दिस इज लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी हमने देख लिया भाई, इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 22 मेंबर्स होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ओके, एंड चेयरमैन फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। ओके, फंक्शन क्या है भाई जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का, है ना, और ये 1 साल के लिए हमारे पास सिलेक्ट किया जाता है। एंड बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, बाय द मीन्स ऑफ सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, तो पता ही हमको, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एंड जो चेयरमैन जो होता है वो अपोजिशन मिनिस्टर होता है। इसका फंक्शन क्या है भाई? ये सीएजी के जो ऑडिट है उसको ये क्या करता है? देखता है। ये हो गया। एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करें तो इसके अंदर भी 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ओके, एंड यहाँ भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो ये भी 1 ईयर्स के लिए, है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एंड चेयरमैन जो है वो भी अपोजिशन मिनिस्टर, कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ दिस। इसका फंक्शन क्या है भाई? ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, है ना, ये रिपोर्ट्स को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का देखता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का रिपोर्ट्स देखता है। उसके बाद कमिटी हमारे पास पिटीशन है, इसमें 25 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। ओके,
एंड इसका ओरिजिन कब हुआ था भाई? 1921 में काउंसिल ऑफ स्टेट ने ओरिजिन किया था, ठीक है। और हमको ये भी ओरिजिन याद रखना है भाई, पब्लिक अंडरटेकिंग का जो क्वेश्चन यूपीएससी ने बार बार पूछा है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग का जो ओरिजिन है ना भाई, इसका ओरिजिन हुआ था 1964 में कृष्णा मेमन कमेटी ने। एंड जो कमिटी ऑन पिटिशन था ये 1921 में हुआ था भाई, काउंसिल ऑफ स्टेट एक रेजोल्यूशन से, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? कमिटी ऑन पिटिशन का टू एस्टिमेट एवरी पिटिशन रेफर्स टू इट एंड पिटिशन कंपाइल्स विद द रूल टू डायरेक्ट इट्स टू बी सर्कुलेटेड, है ना। जो पिटिशन है क्या वो रूल्स के साथ मैच करता है कि नहीं करता, उसको देखता है भाई कमिटी ऑन पिटिशन, है ना। पिटिशन एज पर द रूल्स, इसको ये देखता है। एंड जो कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स है वो कब देखने को मिला था, या फिर एस्टीमेट कमेटी के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास ये 1950 में आया था भाई। एंड ये लार्जेस्ट कमेटी है ना, जॉन मैथाई के रिकमेंडेशंस पे ये आया था। एंड यहाँ पे जो मेंबर्स हैं दोनों हाउस से हैं। और जो कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट है ये बात करें तो ये हमारे पास 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से आया था यार। तो अगर आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने की बात की जाए, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन आएगा? सबसे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी आएगा 1921 में। कमेटी ऑन एस्टीमेट्स, कमेटी ऑन पिटिशन भी 1921 में ही था, लेकिन वो बाद में आया था यार। सो ए देन डी देन बी एंड देन सी, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी? जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है उसका क्या फंक्शन होता है ये हमसे पूछा गया है। प्रिपरेशन ऑफ द एजेंडा फॉर द कैबिनेट मीटिंग्स, बिल्कुल सही बात है। जो हाईएस्ट जो पोस्ट है किसी भी सिविल सर्वेंट का वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरीट। और ये क्या करता है? जो डे टू डे हमारे पास एजेंडा है कैबिनेट मीटिंग का उसको ये देखता है। सेक्रेटरीट असिस्टेंस देता है, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस देता है कैबिनेट कमिटीज़ को, ये भी सही है। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स टू द मिनिस्टर्स, ये गलत है भाई, बिकॉज ये डिसीजन मेकिंग का काम करता है। फाइनेंस जो चीज़ें हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है यार। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, कट जाएगा 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 100 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2015 में क्वेश्चन आया था यार। द राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। देखो भाई रिपीटेड है, मनी बिल के ऊपर एक और क्वेश्चन आया था, अभी देखा था हमने मनी बिल के ऊपर, है ना। ये देखो मनी बिल के ऊपर एक क्वेश्चन था, प्लस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 100। PYQ रिपीटेड है, ठीक है। तो यही हमको देखना है भाई प्रीवियस क्वेश्चन से। राज्यसभा हैज़ नो पावर टू आइदर रिजेक्ट और अमेंड, बस रिकमेंड कर सकता है। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन दी, जहाँ से डिले कर सकता है 14 डेज के लिए डिले कर सकता है। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, कि राज्यसभा जो है डिमांड ऑन ग्रांट पे वोट नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो डिमांड फॉर ग्रांट होता है उसका एक्सक्लूसिव राइट किसके पास होता है? लोकसभा के ऊपर होता है। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गलत बात है भाई, वो डिस्कस कर सकता है बजट को। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा बी 1 and 2 ओनली। तो हम आगे बात करेंगे 101 नंबर क्वेश्चन की। ये बोल रहा है व्हेन अ बिल इज रिफर्स टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज़ टू बी पास्ड बाई। जब कोई भी बिल 2015 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, जब कोई भी बिल, है ना, जॉइंट सिटिंग में जब दोनों हाउस के अंदर यहाँ पे क्या किया जाता है? डाला जाता है ना। व्हेन अ बिल इज रिफर टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज़ टू बी पास्ड बाई। जब जॉइंट सिटिंग में किसी बिल को अगर पास करना है तो कैसे पास करना है, कैसे पास किया जा सकता है, ये हमसे पूछा गया है भाई, ठीक है। सो अ सिंपल मेजोरिटी द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, बिल्कुल सही बात है। जॉइंट सिटिंग में किसी बिल को पास करना है तो एक सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ये पास हो जाता है। 3/4 ऑफ द मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की भी जरूरत नहीं पड़ती यार। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब मोर देन 2/3 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ओके, सो सिंपल मेजोरिटी से कोई भी बिल यहाँ पे पास हो जाता है जॉइंट सिटिंग के अंदर। 102 नंबर क्वेश्चन है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम्स इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय। देखो भाई ये रिपीटेड हमारे पास, ये रिपीटेड MCQ है, बिकॉज इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास यूपीएससी ने पहले भी पूछ चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था हमारे पास ये वाला कि इंटरनेशनल कन्वेंशन को हमारे पास अगर फुलफिल करना है तो यहाँ पे ये रहा आर्टिकल 253 वाला क्वेश्चन। बस उसी प्रकार का हमारे पास एक क्वेश्चन ये है हमारे पास कि अगर किसी भी पार्लियामेंट को अगर स्टेट लिस्ट में नियम बनाना है
नेशनल इंटरेस्ट पे, तो कौन पास करेगा? राज्यसभा बोलेगा भाई पार्लियामेंट को, है ना, राज्यसभा एक सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा या फिर 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से कोई भी चीज़ पास करेगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो राज्यसभा जो होगा इसको पास करेगा बाय 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है। एक स्पेशल मेजोरिटी से जब राज्यसभा पास करेगा रेजोल्यूशन, तभी हमारे पास जो पार्लियामेंट है वो बना पाएगा नियम ऑन द सब्जेक्ट मैटर दैट आर प्रेजेंट ऑन द स्टेट लिस्ट। ओके, सो ये हो गया 102 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई, 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, 2016 में क्वेश्चन आया था। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब समझना, प्रोरोगेशन मतलब कुछ समय के लिए यहाँ पे इसको रोक दिया गया है, कुछ समय के लिए इसको क्या किया गया है, रोक दिया गया है, ठीक है। सो प्रोरोगेशन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता किसी भी बिल को या फिर किसी भी बिजनेस पेंडिंग को, ठीक है, उसको रोक दिया गया है, खत्म नहीं हुआ है भाई। प्रोरोगेशन में क्या हो गया है, रोक दिया गया है, इसको मैं ले लेता हूँ रोक, रमे वो की मानते रोक दिया गया है, खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। खत्म हो जाता अगर लैप्स हो गया है, मतलब लोकसभा अगर प्रोरोगेशन हो गया, मतलब बाकी नेक्स्ट प्रोसीडिंग के लिए हमारे पास देखेंगे लोकसभा को। लेकिन जब कोई भी बिल पेंडिंग है लोकसभा में तो प्रोरोगेशन के बाद वो लैप्स नहीं होता, अगर रेजोल्यूशन हो गया तो लैप्स हो सकता है। अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। बिल्कुल सही बात है यार, कोई भी बिल है सपोज करो उसको लोकसभा ने पास किया ही नहीं है ना, और अगर डिसोल्यूशन हो गया है लोकसभा का तो वो लैप्स नहीं होगा भाई, बिल्कुल सही बात है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास बी, टू ओनली, ठीक है। तो बिल कब कब लैप्स होता है ये हमको पता होना चाहिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी बिल अगर लैप मतलब पेंडिंग है लोकसभा के अंदर, है ना, चाहे वो लोकसभा के अंदर ओरिजिनेट हो या फिर उसको राज्यसभा ने ट्रांसमिट किया हो, वो बिल लैप्स कर जाता है ना। बिल पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, ये डिजॉल्व मतलब ये प्रोरोग जब हम क्या करेंगे, लैप्स हो जाता है जब हमारे पास लोकसभा क्या होगा, लैप्स होगा तो, है ना। ऐसा कोई भी बिल जो कि लोकसभा में पेंडिंग है ना, पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, ऐसा बिल क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो हमारे पास कौन कौन से बिल लैप्सेस होते हैं, तो पहला चीज है ना, ऐसा बिल जो कि पेंडिंग है इन लोकसभा, पेंडिंग इन लोकसभा चाहे वो कहीं भी ओरिजिनेट किया हो, है ना, पेंडिंग इन लोकसभा वो लैप्स होता है डिसोल्यूशन से, ये लैप्स होता है डिसोल्यूशन, ठीक है। सो पेंडिंग है तब लैप्स हो जाएगा, या फिर राज्यसभा ने पास कर दिया है बट पेंडिंग है, लोकसभा ने पास कर दिया है बट पेंडिंग है यहाँ पे कहाँ पे, राज्यसभा में, तो वो लैप्स कर जाएगा। ये पहला केस है, ठीक है, मतलब दूसरा केस है। तो दूसरे केस में हमारे पास क्या करते हैं भाई, लैप्स हो जाता है बिल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, है ना। और ये तो हो गया कौन कौन से बिल लैप्स हो जाते हैं उसकी बात करिए। अब बात करते हैं कौन कौन से बिल लैप्स नहीं होते उसकी बात करते हैं भाई। सो ऐसा बिल जिसको किसी हाउस ने पास ना किया हो, है ना, किसी भी बिल मतलब ऐसा बिल जिसको नॉट पास्ड बाय एनी हाउस, तो वो लैप्स नहीं होगा, पहला बिल। दूसरा ऐसा बिल जो कि राज्यसभा के अंदर पेंडिंग है बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा, ठीक है, अगर लोकसभा ने पास नहीं किया है, राज्यसभा में पेंडिंग है, ये राज्यसभा में पेंडिंग है तो भी ये लैप्स नहीं होगा। अब बिल अगर कोई भी लोकसभा ने पास किया है और राज्यसभा में पेंडिंग है, लेकिन अगर डिसॉल्व कर दिया लोकसभा को तो वो लैप्स हो जाएगा, बट लोकसभा ने पास नहीं किया है, राज्यसभा में पेंडिंग है, तो वो लैप्स नहीं होगा। ऐसा बिल जो कि पास दोनों हाउस ने पास कर लिया बट उसको वहाँ पे बोथ हाउस ने पास कर लिया फिर भी, लेकिन वो प्रेसिडेंट का एसेंट उसको चाहिए, वो लैप्स नहीं होगा, है ना। और ऐसा बिल जिसको दोनों हाउस ने पास कर लिया है बट उसको प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया है, बोथ पास्ड एंड रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट, वो भी लैप्स नहीं होगा। तो समझना भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा लैप्स होगा वो याद रख लो, लैप्स दो बिल होंगी। ऐसा बिल जो कि लोकसभा ने पास कर दिया है, राज्यसभा में पेंडिंग है, वो लैप्स कर जाएगा। और ऐसा बिल है ना जिसमें क्या है भाई, पेंडिंग इन द लोकसभा, वो लैप्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा और नॉमिनेशन, फिर से बोलता हूँ, ऐसा बिल दैट इज पेंडिंग इन द लोकसभा और ऐसा बिल दैट इज पेंडिंग इन द राज्यसभा बट पास बाय द लोकसभा, दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे। कब जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा तब। 104 नंबर क्वेश्चन है, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा और नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय। अगर 2017 में क्वेश्चन आया था, अगर लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो किसी भी आदमी को नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए क्या होगा, मतलब नॉमिनेशन पेपर को किसके द्वारा फाइल किया जा सकता है,
सपोज मेरे को इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन किसी को भी लड़ना है तो नॉमिनेशन पेपर कौन फाइल करेगा? एनीवन रिसाइडिंग इन द इंडिया, अ रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंसी, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो याद रखना भाई, कोई भी एनी सिटीजन जिसका इलेक्टोरल रोल में नाम है ना, वो क्या कर सकता है? लोकसभा के चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सपोज मैं छत्तीसगढ़ का हूं तो मैं छत्तीसगढ़ के ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ पाऊंगा। मैं सपोज कर मैं यूपी के भी कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ सकता हूं। ऐसा मोदी तो गुजरात के लड़ता कहाँ से है भाई? है तो कहीं और से लड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ध्यान में रहना चाहिए कि यार कोई कहीं से भी लड़ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, जैसे कि हमारे पास राहुल गांधी जो है वो कहाँ से लड़ता है? वायनाड से लड़ता है। तो वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी किसी और जगह से भी लड़ सकता है, बस इलेक्टोरल रोल में उसका नाम होना चाहिए। 105 नंबर का क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2017 में एक क्वेश्चन आया था यार, इन द इलेक्शन फॉर द लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट पोल टू बी डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ना, ये स्टेटमेंट गलत है। बिकॉज हम बात करते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम मतलब दूसरों से ज़्यादा होना चाहिए। 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरों से ज़्यादा होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, मतलब फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। ठीक है, मेजोरिटी जिसका वोट मिलेगा वो जीतेगा। 50% ज़्यादा हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, है ना। अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन लोकसभा द स्पीकर पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी एंड द डेप्यूटी स्पीकर टू दी ओपोजिशन। देखो भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है कि जो स्पीकर होगा वो हमारे पास मेजोरिटी पार्टी से होगा, जो डेप्यूटी स्पीकर होगा वो हमारे पास अपोजिशन पार्टी से होगा। ये हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, एक कन्वेंशन है जिसको हम फॉलो करते हैं यार। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, नाइदर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 106 है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू। तो जो है 17 में क्वेश्चन आया था कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर अपना पावर को एक्सरसाइज करता है, कंट्रोल करता है। कैसे? क्वेश्चन आवर के थ्रू। क्वेश्चन आवर के थ्रू, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन आवर जो होता है ना, फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट्री सेशन को क्या बोलते हैं भाई? फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट्री सेशन इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर, जिसमें हमारा क्वेश्चन पूछता है भाई पार्लियामेंट के लोग कि आपने बोला था आप पानी रखोगे, आप पानी नहीं दिया, आपने बोला आप बिजली दोगे, आपने बिजली नहीं दिया। तो इस प्रकार से वो कंट्रोल करता है। एडजॉर्नमेंट मोशन के थ्रू, एडजॉर्नमेंट मोशन मतलब अटेंशन मोशन यार। सपोज पाकिस्तान ने हमला कर दिया पाकिस्तान इंडिया के ऊपर, और उसने बोला कि भाई आप क्या कर रहे हो यार, है ना, आप क्या कर रहे हो, आप देखते रहो, पाकिस्तान हमको मार के चला जाएगा, तब देखते रहोगे। इसको क्या बोलते हैं? एडजॉर्नमेंट मोशन। इसमें अटेंशन सीख किया जाता है, इंपॉर्टेंट मैटर को यहाँ पे, जो कि अर्जेंट मैटर होते हैं उसको यहाँ पे उठाया जाता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ के, बिल्कुल सही बात है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कहाँ पे पूछा सकते हैं? स्टार्ट क्वेश्चन में कि अनस्टार्ट क्वेश्चन में? ठीक है, तो स्टार्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन में हमारे पास ओरल आंसर चाहिए एंड इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार्ट क्वेश्चन ओरल आंसर चाहिए होता है एंड उसमें हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, ये तीनों के थ्रू हमारे पास जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। क्वेश्चन नंबर 107 है, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। फिर से हमको बात किसकी करनी है भाई? हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्लियामेंट हर साल क्वेश्चन आ रहा है। अ प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गलत बात है भाई। प्राइवेट मेंबर किसको बोलते हैं? प्राइवेट मेंबर ऐसा कोई भी मेंबर जो कि नॉट अ मिनिस्टर इज अ प्राइवेट मेंबर, है ना, वो इलेक्टेड भी हो सकता है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। आखिरी बार जो प्राइवेट मेंबर बिल था, है ना, अभी तक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं भाई, और हमारे पास आखिरी बार जो था वो 1960s में हमारे पास पास हुआ था। सो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी। 108 नंबर का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2018 में क्वेश्चन आया था यार, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज स्वतंत्र पार्टी। जब फर्स्ट लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी था अपोजिशन के अंदर, क्या वो स्वतंत्र पार्टी था भाई? क्या वो स्वतंत्र पार्टी था? गलत बात है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था ना वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी था अपोजिशन के अंदर। ठीक है, उसको 16 सीट्स मिले थे, है ना। हमारे पास जो कांग्रेस था उसको कितने मिले थे भाई? 364 मिले थे आउट ऑफ 489, है ना। तो ये हमारे पास लार्जेस्ट पार्टी था, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी था अपोजिशन में, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको 16 वोट्स मिले थे, 16 सीट्स मिले थे।
इन द लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था 1969 के अंदर। इन दी लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स, अगर लोकसभा के अंदर अभी किसी भी पार्टी का अगर कम से कम 75 मेंबर्स नहीं होते हैं, इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। गलत बात है भाई, एटलीस्ट 55 मेंबर होना चाहिए, मतलब 10%। ठीक है, किसी भी लीडर ऑफ अपोजिशन के टैग पाने के लिए मोर देन 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस दैट इज 55 मेंबर्स से अगर किसी का भी ज़्यादा है, किसी भी पार्टी के अगर लोग जो है 55 मेंबर से ज़्यादा हैं, तो उसके जो लीडर है उसको हम क्या बोल देते हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन बोल देते हैं। सो दिस इज नॉट 75, दिस इज 55। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है क्या? 2018 में क्वेश्चन जो आया था उसमें करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 क्या है भाई? विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी स्क्रूटनाइजेस एंड रिपोर्ट टू द हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन। कमिटी जो है स्क्रूटनाइज करता है एंड रिपोर्ट करता है टू द हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन, रूल्स, सब रूल्स, बाई लॉज एक्सेट्रा कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और डेलीगेटेड बाय द पार्लियामेंट आर बीइंग प्रॉपरली एक्सरसाइज बाय द एग्जीक्यूटिव विद इन द स्कोप ऑफ सच डेलीगेशन। मतलब ऐसा कौन सा कमिटी है कि जो पार्लियामेंट ने जो नियम बनाए हैं, क्या उस हिसाब से हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, उसको वो देखता है, उसको वो देखता है। तो नाम से समझ आ रहा है भाई, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। नाम से समझ आ रहा है जो नियम बनाए जा रहे हैं, जो लेजिस्लेशन बनाए जा रहे हैं, जो नियम है ना। लॉ मीन्स नथिंग बट लॉ मीन्स लेजिस्लेशन यार। लॉ मीन्स नथिंग बट लॉ मीन्स लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन जो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो कौन देखेगा? कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन देखेगा ना, बिल्कुल देखेगा यार। ठीक है, और कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पर हमको पता होना चाहिए इसमें मेंबर कितने होते हैं भाई? 15 मेंबर्स होते हैं। एंड सारे के सारे हमारे पास कहाँ से होते हैं भाई? लोकसभा से होते हैं। जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, है ना। एंड इसमें जो मेंबर्स होते हैं उसको कौन डिसाइड करता है भाई? स्पीकर जो होता है वो डिसाइड करता है। ओके, 110 नंबर क्वेश्चन है, फिर से मनी बिल पे क्वेश्चन आ गया। इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रिपीटेड PYQ है, बार बार मनी बिल से क्वेश्चन आया। हर बार हर चीज़ें आपको मनी बिल के बारे में पता होने चाहिए भाई। 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था, किसके बारे में हमसे पूछा गया था? मनी बिल के बारे में हमसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था भाई? नॉट करेक्ट, हमसे पूछा गया गलत बताना है। A bill shall be deemed to be a money bill if it contain only provisions relating to imposition, abolition, remission, alteration और regulation of any tax। अगर टैक्सेस की बात कर रहा है तभी उसको मनी बिल बोलेंगे क्या? अगर टैक्सेस की बात करें तभी उसको मनी बिल बोलेंगे क्या? बिल्कुल सही बात है भाई। ये आर्टिकल हमारे पास 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। किसी भी बिल को जो कि उस मैटर के साथ रिलेटेड है, जो कि हमारे पास इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन एंड अल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्सेस की बात करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मनी बिल बोलते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है, और इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। A money bill has provision for the custody of the consolidated fund of India और the contingency fund of India। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कस्टडी का प्रोविजन है भाई। The money bill is concerned with the appropriation of money out of the contingency fund of India। No, मनी बिल के अंदर जो पैसा निकालते हैं हम, मनी बिल के अंदर जो पैसा निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं भाई? मनी बिल से जो पैसा निकालते हैं वो हम कहाँ से निकालते हैं? तो यहाँ पे जो पैसा निकाला जाता है मनी बिल के अंदर, है ना, वो कहाँ से निकाला जाता है भाई? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट हो जाएगा C। अ मनी बिल डील विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। एंड ये मनी बिल कौन बताएगा भाई? ये मनी बिल है बोल के जो हमारे पास स्पीकर है वो बताते हैं कि हाँ ये मनी बिल है कि नहीं है। और प्रेसिडेंट जो है इट कैन नॉट रिजेक्ट और अप्रूव अ मनी बिल, याद रखना। बिकॉज और इसी प्रकार से जो आधार था जिसको हम मनी बिल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया था उसको प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट नहीं कर पाया। प्रेसिडेंट जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, ना ही वो अप्रूव कर सकता है किसको? मनी बिल को। ठीक है, सो और बताता कौन है कि ये मनी बिल है? हमारे पास स्पीकर बताता है यार। क्वेश्चन नंबर 111 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2019 में ये क्वेश्चन आया था यार। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एग्जम्प्ट सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है, कुछ पोस्ट को यहाँ पे क्या करता है? एग्जम्प्ट करता है ना। ओके, 55 ऑफिस जो कि एग्जम्प्ट किए गए थे उस समय, है ना। दी अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स के, इसको 5 बार अमेंड किया गया था। बिल्कुल सही बात है, अभी तक ये 5 बार अमेंड हो चुका है जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट है वो।
एंड द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो, ऐसा कोई भी चीज़ जो है वेल डिफाइंड आपको पता होगा, बट इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड ब्रो। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 112 है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेशन इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंटली रेगुलेटर्स जो है वो रेगुलेट करते हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को। क्या हेड ऑफ कमिटी हमारे पास होता है, एड हॉक मतलब टेम्पररी। ओके, क्या एक टेम्पररी कमिटी बनाते हैं जो कि पार्लियामेंट सेटअप करता है, क्या वो इन लोगों को देखता है भाई? क्या ये स्टेटमेंट सही है यार? बिल्कुल सही बात है। पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड टू दी स्टैंडिंग कमेटी, बिल्कुल सही। सपोज करो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हो गया, वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को देखता है। फाइनेंस कमीशन नहीं देखता इन चीज़ों को, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन भी नहीं देखता, नीति आयोग भी नहीं देखता। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ए। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं यार, हर साल आसान आसान क्वेश्चन नहीं आते, तो आपको रेडी रहना इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 113 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2020 में क्वेश्चन आया था, according to the constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for a 6 month if he or she is not a member of the legislature of the state। क्या ये सही है भाई? गलत बात है, बिकॉज कोई भी आदमी को वोट देने के लिए कितना ये चाहिए, 21 चाहिए। ठीक है, लेकिन उसको एमएलए बनना है, एमएलए बनना है तो उसको कितना साल चाहिए भाई, है ना? एमएलए बनने के लिए उसको कितना चाहिए, हमारे पास कम से कम 25 साल चाहिए भाई। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए 30 साल, बट हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 साल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए हमारे पास 30 साल। ठीक है, सो दिस इज नीड करेक्ट, बिकॉज कोई वोट देने के लिए 21 साल में होता है रेडी, लेकिन वो उस समय 21 साल में वोट दे सकता है, बट वो मेंबर नहीं बन सकता लेजिस्लेचर का। सो दिस इज इनकरेक्ट। According to the Representation of People's Act of 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after he is released from the prison। No, not permanently, है ना? उसको हमारे पास next 6 years के लिए हमारे पास वहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है प्रिजन से छूटने के बाद। ठीक है, सो दिस इज, और यहाँ पे 5 साल वाला नहीं है भाई, 2 साल या फिर 2 साल से ज़्यादा किसी को भी सज़ा हुई है तो उसको क्या किया जाएगा, चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया जाएगा। कितने साल तक? नेक्स्ट 6 साल तक। सो सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है भाई? हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 114 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2020 में क्वेश्चन आया था, 2020 में क्वेश्चन आया था, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन, समन मतलब स्टार्ट करना, समन मतलब बुलाना, स्टार्ट करना, समन या फिर स्टार्ट अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस ही और सी थिंक्स। क्या प्रेसिडेंट जब चाहे तब जाके हमारे पास सेशन को बुला सकता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है यार। आर्टिकल 85 से हमारे पास किसको पावर मिलता है? ये आर्टिकल 85 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे पास प्रेसिडेंट को ये पावर मिलता है कि जब चाहे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, सेशन को बुला सकता है, समन कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन ईयर। ना, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता कि भाई 3 बार हमारे पास सेशन होना चाहिए। सो दिस इज इनकरेक्ट। ये जनरली एक कन्वेंशन है कि हमारे पास 3 बार एक सेशन करते हैं, मानसून सेशन, विंटर सेशन एंड समर सेशन, बजट सेशन। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। बिल्कुल सही है, हमारे पास इंडिया के अंदर ऐसा मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो कि रिक्वायर्ड है मीटिंग के लिए वो नहीं है, बट यूके के अंदर ऐसा है भाई कि इतना कम से कम मीटिंग होनी ही चाहिए। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3। आंसर क्या हो जाएगा भाई? 114 का सी। 115 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा इज इक्वल पावर विथ लोकसभा इन। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा का इक्वल पावर कहाँ पे है? ये हमसे 2020 में पूछा गया था। इन मैटर्स क्रिएटिंग अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। बिल्कुल सही बात है यार, बिना राज्यसभा के परमिशन के आप एक ऑल इंडिया, अच्छा इक्वल पावर बोल रहा है यार, इक्वल पावर। देखो यहाँ पे तो राज्यसभा ज़्यादा पावर है लोकसभा से। यस, अमेंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन में सेम पावर है राज्यसभा और लोकसभा का। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट में हमारे पास लोकसभा ज़्यादा पावर है राज्यसभा से, बिकॉज ज़्यादा स्ट्रेंथ है वहाँ पे। मेकिंग अ कार्ड पोर्शन में लोकसभा का ज़्यादा पावर राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 116 है, अलॉन्ग विद बजट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेस अदर डॉक्यूमेंट बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट दी एफोरसाइड डॉक्यूमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी यहाँ पे रिलीज किया जाता है। किसके? 2020 में क्वेश्चन आया था, किसके साथ? बजट डॉक्यूमेंट के साथ। हमसे क्या पूछा गया है? द एफोरसाइड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज इट इज मैंडेटेड बाय।
तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट को क्यों पब्लिश किया जाता है ना, क्यों बजट के साथ दिया जाता है? बिकॉज जो प्रोविजंस है FRBM जो कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में जो आया था, वो बोलता है कि आपको बजट के साथ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। ऐसा कौन बोलता है? और ये फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में क्या होता है भाई? जीडीपी ग्रोथ रेट बताया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ रेट होता है, ये हमसे पूछा जा सकता है। इसके अंदर हमारे पास फिस्कल बैलेंस बताया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना फिस्कल बैलेंस है ये बताया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2021 के अंदर ये भी क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर। इन इंडिया देयर इज नो लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग 1 लोकसभा फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एक लोकसभा इलेक्शन में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से कोई आदमी लड़ सकता है क्या? कोई आदमी लड़ सकता है क्या? नो भाई, नहीं लड़ सकता। बिकॉज 1996 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को अमेंड किया गया था और उसने बोला कि भाई एक आदमी मैक्सिमम कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकता है? 2। इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्रीदेवी लाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। बिल्कुल सही बात है। As per the existing rules, if a candidate contests in 1 Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-election to the constituency vacated by his or her in the event of his or her winning in all the constituencies। जो बाई इलेक्शन का जो कॉस्ट होगा है ना, वो कौन बियर करेगा भाई? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बियर करेगा। अगर जो आदमी जीतता है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, दो कॉन्स्टिट्यूंसी में उसने लड़ा, दोनों में जीत गया, तो जो जिसको वो छोड़ता है उसमें जो चुनाव हुआ, उसको जो पैसा खर्चा हुआ, उसको कौन लेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेगा। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट एंड नॉट दी पार्टी। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। 118 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, लास्ट। With reference to the fund under member of the parliament local area development scheme, हमको बात करनी है, 2020 में क्वेश्चन आया था, किसकी बात करनी है भाई? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की बात करनी है, MP लेड स्कीम की बात करनी है, इसमें पैसा मिलता है, पैसा। करेक्ट हमसे पूछा गया है। MP लेड फंड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल सेट लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है, MP लेड का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन करते हैं क्या? नहीं। So this is correct. A specified portions of each MP fund must benefit SC and ST population। बिल्कुल सही बात है यार, हर साल हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। MP led fund are sanctioned on yearly basis and unused fund cannot be carried forward to the next year। गलत बात है भाई, है ना। It can be carried forward to the next year, है ना। हर साल दिया जाता है, जो बचा हुआ पैसा को दूसरे साल में इस्तेमाल किया जा सकता है। The district authority must inspect at least 10% of all work under implementation every year। बिल्कुल सही बात है ना। एटलीस्ट 10% का जो इसका इन्वेस्टमेंट होगा, इंस्पेक्ट करेगा भाई कहाँ पैसा खर्चा हुआ, है ना। और इसमें इन्वॉल्व करता है MPs का कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने पैसा को क्या क्या किया, वो आपको बताना पड़ेगा इसके अंदर। 5 साल में 5 करोड़, 1 साल में 1 करोड़ दिया जाता है। एक हमारे पास एक हमारे पास लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 4, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। तो इसी प्रकार से हमने कवर किया पार्लियामेंट के जो क्वेश्चन आए थे, टोटल 36 क्वेश्चन आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते।